तालिबान हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट काम करता है। 1999 वाला कांधार का इंडियन प्लेन हाईजैक तो आपको याद ही होगा, जिसकी वजह से इंडिया को 3 टेररिस्ट को रिहा भी करना पड़ा था। उस टाइम भी उन टेररिस्ट को तालिबान ने ही सपोर्ट किया था। और कश्मीर में जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हक्कानी नेटवर्क हो, अलकायदा हो, उन सबको अफगानिस्तान सपोर्ट करता है। और अफगानिस्तान में उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं जिनको खोस्ट कैंप भी कहा जाता है। और अफगानिस्तान पर तालिबान का रूल है, इसलिए तालिबान इनको सपोर्ट करता है। और तालिबान को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान और तालिबान एक स्ट्रांग एलाय है। लेकिन आज की डेट में समय का पहिया पूरा उलट गया है। आज की डेट में पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इवन पाकिस्तान तो तालिबान के ऊपर बम बरसा रहा है। और वहीं तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्ताकी इंडिया आए हुए हैं ताकि इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सके या फ्रेंडली रिलेशन बना सके। तो आज इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आज की डेट में इंडिया और तालिबान एक दूसरे के करीब आ गए हैं। सबसे पहले तालिबान का मतलब समझ लेते हैं। देखो, तालिबान का जो रूट वर्ड है वो है तालिब। तालिब का मतलब होता है वो स्टूडेंट जो तालिब या इस्लामिक एजुकेशन सीख करता है, जो कि मदरसे में स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब अफगानिस्तान में एक मुल्ला उमर नाम का मदरसे का टीचर था। उसने ये जो सारे स्टूडेंट्स थे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसे में पढ़ते थे, उनको इकट्ठा किया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा तालिबान। तो ये है वो तालिबान जो कि आज की डेट में अफगानिस्तान को रूल करता है। अब बात करते हैं रीजंस की जिनकी वजह से इंडिया और तालिबान एक फ्रेंडली रिलेशंस बना रहा है। सबसे पहला है सिक्योरिटी का रीजन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये समझने से पहले हम अफगानिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि अफगानिस्तान में इतने टेरर ग्रुप एग्जिस्ट क्यों करते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। 1979 में ये कोल्ड वॉर का टाइम था, जब अमेरिका और रशिया एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थे ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने कंट्रोल में किया जा सके। अब रशिया जो था कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था, और जो यूएस था वो पूरा का पूरा कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था। अब जो कम्युनिज्म मेंटालिटी है वो ये कहती है कि वो ईश्वर वगैरह में नहीं मानते। अब यही चीज अमेरिका ने और पाकिस्तान ने यूज की। उन्होंने अफगानिस्तान के जो यंग लड़के थे जो इस्लाम में कट्टरता से विश्वास करते थे और इस्लाम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, उस ग्रुप को एक मुजाहिदीन नाम दिया गया। उस ग्रुप को कहा कि आपको हम आर्म्स भी देंगे, पैसा भी देंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। आपका इस्लाम खतरे में है सोवियत यूनियन की वजह से, तो आप जाके सोवियत यूनियन या रशिया के ऊपर अटैक करो और उसको अपने देश से भगाओ। अब इन लोगों ने रशिया के साथ लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीत भी ली। लेकिन क्या हुआ कि जब वॉर खत्म हुआ तो अफगानिस्तान के अंदर ये जो जितने मुजाहिदीन लोग थे ये एक टेरर फैक्ट्री की तरह बनकर खड़े हो गए। अब इन लोगों के पास आर्म्स भी थे और आर्म्स में ट्रेनिंग भी थी और इस्लाम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तब इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस आने स्टार्ट हुए। इसकी वजह से ये बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जैसे कि लश्कर तैयबा, हक्कानी नेटवर्क, या फिर अलकायदा, या फिर आपका जैश ए मोहम्मद। तो इस वजह से आप आज की डेट में देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इतने सारे टेरर ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो प्राइम रीजन है वो है अमेरिका और पाकिस्तान। अब इन्हीं ग्रुप में एक था तालिबान। ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। तो पाकिस्तान ने देखा कि इसके अंदर एबिलिटी है कि अफगानिस्तान को पूरा कंट्रोल कर सकता है और उस पर रूल कर सकता है। और ऐसा हुआ भी। 1996 में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब समय का पहिया थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 2001 पे आते हैं। 2001 में ओसामा बिन लादेन के अलकायदा ने 9/11 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया। अब ये बहुत फेमस अटैक था जिसको 9/11 अटैक कहा जाता है। इसके बाद अमेरिका ने ठान लिया कि जितना भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। हालांकि अलग बात है कि इसको क्रिएट करने वाला भी अमेरिका ही था। तो इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक्स करने स्टार्ट किए और तालिबान को हरा भी दिया। अब तालिबान को हराना और तालिबान को खत्म करना अलग बात थी। कुछ कुछ ऐसा ही जैसे इजराइल आज की डेट में गजा पर अटैक करके हमास को हरा तो रहा है लेकिन उनको खत्म नहीं कर पा रहा है। इसी तरीके से यूएस ने तालिबान को हरा दिया था लेकिन खत्म नहीं कर पाए थे, और 20 साल तक वो अफगानिस्तान में वॉर लड़ते रहे। और 2021 तक उनको समझ में आ गया कि यहां पर उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए 2021 में यूएस ने अफगानिस्तान से एग्जिट मार दिया और तालिबान ने एंट्री ले ली। अब यहां पर पाकिस्तान बहुत खुश हुआ क्योंकि 2021 में तालिबान का अफगानिस्तान में रूल आ गया और तालिबान जो है वो पाकिस्तान का क्रिएट किया हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान तो अब हमारे कंट्रोल में है, तो उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर लेते हैं। अब पाकिस्तान के तालिबान के साथ क्या डिस्प्यूट्स हैं? पहला है बाउंड्री डिस्प्यूट। देखो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको कहते हैं दुरंद लाइन।
पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान इस बाउंड्री को रिकॉग्नाइज कर ले, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि हम इस बाउंड्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते और खैबर पख्तूनख्वा का एरिया जो कि दुरंद लाइन में पाकिस्तान की साइड लाई करता है, उसके ट्राइबल एरियाज को अफगानिस्तान क्लेम करता है। लेकिन जब तालिबान को पाकिस्तान ने बोला कि इसको रिकॉग्नाइज करो, तो तालिबान ने मना कर दिया। अब दूसरा रीजन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते रहना। अब ये लोग आए दिन पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो होती है अफगानिस्तान के अंदर। अब तालिबान को पाकिस्तान ने बोला कि ये जो टेरर कैंप्स हैं इनके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, इनको खत्म करो, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की ये बात मानने से मना कर दिया, क्योंकि तालिबान का कहना है कि अगर हम इन पर अटैक करेंगे तो ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली बात होगी, क्योंकि ये लोग फिर तालिबान के ऊपर अटैक करेंगे। इसलिए तालिबान ने ये बात भी पाकिस्तान की मानने से मना कर दी। इस वजह से आज की डेट में पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब यही अपॉर्चुनिटी देखी इंडिया ने देखा कि अब पाकिस्तान जो है तालिबान से अलग हो चुका है, तो इंडिया ने एंट्री मार ली, क्योंकि जब तक तालिबान जो था पाकिस्तान की गोद में बैठा था तो इंडिया की एंट्री का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान अलग हो चुके हैं तो इंडिया ने एंट्री मार ली, और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के अगर तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे तो जो टेरर कैंप्स वहां पर अफगानिस्तान की सॉइल पे ऑपरेट करते हैं और वो इंडिया के अगेंस्ट काम करते हैं, तो इंडिया तालिबान के थ्रू उनको कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से इंडिया की सिक्योरिटी इंश्योर करती है। तो ये है पहला रीजन, सिक्योरिटी का रीजन, जिसकी वजह से इंडिया तालिबान के साथ रिलेशंस बना रहे हैं। अब दूसरा है इकोनॉमिक रीजन। देखो, इंडिया अपना 80% ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है, मतलब कि उसको स्टेडी सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस चाहिए। अब वो डिपेंडेंट है सऊदी अरेबिया पे, ईरान पे और रशिया पे। अब क्या होता है कि कभी कभी जैसे ईरान है उस पर यूएस ने सैंक्शन लगा दिए, या कभी रशिया पर यूएस ने सैंक्शन लगा दिए, तो मतलब जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है वो कभी भी थ्रेट में आ सकती है अगर इन देशों से स्टेडी सप्लाई ना मिले। और सऊदी अरेबिया का एग्जांपल ले लो। सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया है, जिसको इंडिया ने अच्छे तरीके से नहीं लिया, और उसने सऊदी अरेबिया के 300 कंटेनर तेल के वापस भिजवा दिए, ये मैसेज देने के लिए कि हम आपके इस पैक्ट से खुश नहीं। तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि इंडिया चाहता है कि कोई ऐसा देश मिल जाए जो उसको स्टेडी सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस दे सके। अब ऐसे देश हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जिसमें आता है तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। इनके पास बहुत सारा ऑयल है और इंडिया इनको एज ए एक्सपोर्ट मार्केट भी देखती है, तो मतलब कि इंडिया का बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इन देशों तक पहुंच सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू ही, और पाकिस्तान कभी भी इंडिया को अपनी जमीन यूज नहीं करने देगा ताकि वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक पहुंच सके। तो इसलिए इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए ईरान का रुख किया। उन्होंने वहां पर एक चाबार पोर्ट बनाया और अफगानिस्तान के थ्रू वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पहुंच सकते हैं। अब देखो, अगर अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन बन जाते हैं तो चाबार यानी कि ईरान और अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया पहुंच जाएगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक। और इंडिया ऑलरेडी अफगानिस्तान में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर भी चुका है। वहां पे रोड्स बना चुका है, डैम्स बना चुका है, रेलवेज बना चुका है, इवन वहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग भी इंडिया ने बनाई है। हालांकि उसका आज की डेट में कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि तालिबान पूरा शरिया लॉ मानता है और शरिया में इलेक्शंस को नहीं माना जाता। तो ये है इकोनॉमिक रीजन, जिसकी वजह से इंडिया को एक नया ट्रेड रूट मिल जाएगा और एक नया इकोनॉमिक पार्टनर भी मिल जाएगा। और इसमें अफगानिस्तान का भी फायदा है, क्योंकि जो भी ट्रक पास होंगे अफगानिस्तान की टेरिटरी के थ्रू, उस पर अफगानिस्तान टोल वसूल करेगा, यानी कि उसका भी इकोनॉमिक बेनिफिट। इसीलिए ये दोनों अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब तीसरा रीजन है जियोपॉलिटिक्स। देखो क्या हुआ कि 2021 में जब यूएस अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया, तब वहां पर एक डिप्लोमेटिक वैक्यूम बन गया। तब चाइना ने वहां पर एंट्री मारी और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। अब चाइना के इन्वेस्टमेंट से तालिबान थोड़ा डरता है। उसको पता है कि श्रीलंका और मालदीव के साथ क्या हुआ, जिन्होंने चाइना के बहुत सारे लोन लिए और आज की डेट में डेट ट्रैप में बैठे हुए हैं। तालिबान नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ ऐसा हो, इसलिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और इंडिया को भी इनवाइट करना चाहता है, ताकि इंडिया भी तालिबान में आके इन्वेस्टमेंट करे। और इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। इंडिया ऑलरेडी $3 बिलियन जो है अफगानिस्तान में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। और इसके साथ साथ इंडिया भी नहीं चाहता कि तालिबान चाइना के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि फिर उसकी सॉइल पे जो टेरर कैंप्स हैं उनको चाइना इंडिया के अगेंस्ट यूज कर सकता है।
तो ये था जियो स्ट्रैटेजिक रीजन। तो ये मेन 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया और तालिबान एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर गड़बड़ एक चीज हो सकती है, क्योंकि जो यूएस है उसका सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंट्रोल है और तालिबान ह्यूमन राइट वायलेशन और वुमेन्स के ऊपर अत्याचार करने के लिए जाना चाहता है। वहां पर वुमेन्स ना तो स्कूल जा सकती हैं, ना कॉलेज जा सकती हैं और एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड उनको फॉलो करना पड़ता है। इसके साथ साथ तालिबान का जो शरिया लॉ है उसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी ने चोरी कर ली तो उसके हाथ या पैर काट दिए जाते हैं। अगर किसी औरत ने अपने पति के अलावा किसी और के साथ अगर रिलेशन बना लिए तो उसको पब्लिकली पत्थर मार मार के जान से मार दिया जाता है। अब ये जो चीजें हैं तालिबान की ह्यूमन राइट वायलेशंस की, उसको यूएस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उठा सकता है और आज की डेट में यूएस और तालिबान के अच्छे रिलेशंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि यूएस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू सारे वर्ल्ड पर इंक्लूडिंग इंडिया पर प्रेशर बना सकता है कि तालिबान के साथ कोई रिलेशन मत रखो, क्योंकि वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशंस होता है। अब देखना यह होगा कि इंडिया इस चैलेंज को किस तरीके से कोप अप करता है। तो ये थी पूरी कहानी कि किस वजह से इंडिया जो है तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहा है। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्ताकी इंडिया आ भी चुके हैं और वो 1 हफ्ते की ट्रिप पर है। अब देखना ये होगा कि इस ट्रिप में या इस बातचीत में वो किस तरीके के डिसीजन लेते हैं और इंडिया और तालिबान के डिप्लोमेटिक रिलेशन कितने आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर और ऐसे जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।